स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग आज बात करेंगे क्लास 11th के फर्स्ट टॉपिक सेट्स के नेक्स्ट, जिसका नाम है हम लोग वेन आरेख, वेन डायग्राम। क्या होता है वेन डायग्राम, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, किसी फंक्शन का जब हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं तो उसका हम लोग कोई ना कोई हम लोग पर्टिकुलर ग्राफ ड्रा करते हैं। तो उसी तरह सेट का, समुच्चय का जब हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं वेन आरेख। ठीक है ना, किसी सेट्स का अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं वेन। तो वेन आरेख जो है मैंने बताया आपको कि जब हम लोग ये किसी भी जो है पर्टिकुलरली जो है किसी सेट्स का हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं वेन आरेख। तो वेन आरेख क्या होता है, कैसे हम लिखते हैं, तो देखिए इसके समष्टि समुच्चय को, यूनिवर्सल सेट को हम लोग एक आयताकार बॉक्स में रखते हैं, एक आयताकार बॉक्स में रखते हैं तथा उसके सेट्स को, समुच्चय को हम लोग एक क्लोज कर्व एज लाइक सर्कल, ठीक है ना, क्लोज कर्व में लिखते हैं। ठीक है ना, ये इसका डेफिनेशन होता है कि किसी भी यूनिवर्सल सेट को, समष्टि समुच्चय को हम लोग एक आयताकार बॉक्स में रखते हैं और उसके सबसेट्स को जो है, सेट्स को जो है हम लोग एक सर्कल में रखते हैं तो उसी को हम बोलते हैं वेन डायग्राम का, वेन डायग्राम का डेफिनेशन। यानी कि इसके अंदर हमेशा क्या आएगा, एक यूनिवर्सल सेट आएगा और इसके अंदर क्या आएगा, हमारा एक सेट आएगा। ठीक है ना, ये यूनिवर्सल सेट है और ये क्या है, ये सेट है। ठीक है, तो यानी क्या होगा कि क्या होता है कि वेन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जिसके यूनिवर्सल सेट या समष्टि समुच्चय को हम लोग एक आयताकार बॉक्स में रखते हैं तथा उसके सबसेट्स को जो है हम लोग एक सर्कल में रखते हैं। ठीक है, या क्लोज कर्व बोलते हैं, बंद आकृति बोलते हैं, तो बंद आकृति एज सर्कल का हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, देखिए इसका डेफिनेशन है, वेन डायग्राम इज ए डायग्राम इज विच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंट बाई रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट्स आर रिप्रेजेंट बाई क्लोज कर्व यूजुअली सर्कल। यानी कि हम लोग सर्कल का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ए दिया जाए, यूनिवर्सल सेट दिया जाए आपको कि एक यूनिवर्सल सेट हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ए दिया जाए जिसमें 1 2 3 4 है। जब इसको हमें लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा हो जाएगा। 1 2 3 4 हमारा इस तरह सर्कल में, तो इसको हम लोग सर्कल की मिल देते हैं, तो ये हमारा सेट ए हो जाता है, एक हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये था हमारा वेन डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम को जो है अंग्रेज थे जिनका नाम था जॉन वेन, उसी के नाम पे ही जो है ये हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, यानी कि सेट्स को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब आगे इसके कि इस वेन डायग्राम को भी हम लोग देखेंगे और साथ साथ देखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट, यानी सेट्स के ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। देखिए देखना है अब हमें ऑपरेशंस ऑन सेट। क्या होता है ऑपरेशन ऑन सेट्स? देखिए जैसे कि हम लोग अगर नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स में या अलजेब्रिक फॉर्म में हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लाई, डिवाइड के टर्म को हम लोग संक्रिया बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब नंबर्स का संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। तो इसमें हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लाई, डिवाइड का हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लोग सेट्स में आते हैं तो सेट्स में जो है हम लोग दो सेट्स को जोड़ना होगा तो हम दो सेट को नहीं जोड़ते हैं, नहीं जोड़ पाते हैं, नहीं घटा पाते हैं, ना ही हम उसका मल्टीप्लाई कर पाते हैं दो सेट्स का। तो दो सेट्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम आगे पढ़ेंगे उसको, हम लोग उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस जो है हम लोग जिसको बोलते हैं काटते गुणनफल, अभी हम लोग सेकेंड टॉपिक में पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे समुच्चय की संक्रिया को तीन तरह के भागों में बांटा गया है। एक हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। ठीक है ना, पहला यूनियन ऑफ सेट, सेट्स का सम्मिलन हिंदी बोलते हैं इसको, समुच्चय का सम्मिलन। दूसरा होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है ना, समुच्चय का संग बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है ना, और एक हमारा होता है डिफरेंस ऑफ सेट।
ठीक है। और एक और है जिसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। पूरक समुच्चय, ये 4 हमें पढ़ने हैं, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स और कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट। इसी को बोला गया है ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है ना, यानी कि समुच्चय में संक्रियाएं। तो 4 तरह के हमारे सेट्स के ये संक्रियाएं होती हैं। तो देखते हैं हम लोग, पहला इसका जो है, पहला संक्रिया जो है यूनियन ऑफ सेट, समुच्चय का बोलते हैं इसको संघ या सम्मिलन बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चयों का संघ बोलते हैं या सम्मिलन बोलते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है, पहले समझ लीजिए, फिर इसका डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। है बहुत सिंपल चीज है, ठीक है ना, यूनियन इंटरसेक्शन बहुत ही हमारा आसान है। देखिए क्या होता है कि कोई सेट ए अगर है 1 2 3 4, अच्छा पहले इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन होता है कि ए और बी, मान लीजिए हमारे 2 सेट्स हैं, लेट ए एंड बी 2 सेट्स, देन यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ, यानी कि यूनियन जो होता है वो भी एक सेट होता है, ठीक है। जैसे हम लोग दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है, नंबर मिलता है। 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ही मिलता है। तो ऐसे ही हम लोग 2 सेट का ऑपरेशंस लगाएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, हमें एक सेट्स ही मिलेगा। तो क्या बोला गया यहाँ पे, लेट ए एंड बी 2 सेट्स, देन यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी, कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन वंस। कॉमन एलिमेंट को हम क्या करते हैं, एक बार लेते हैं, यानी कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना, लेकिन क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट को हम लोग केवल एक बार यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए ए दिया जाए 1 2 3 4 और बी लिया जाए 3 4 5 6, तो जब हमें यूनियन फाइंड करना रहेगा ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हमारे कुछ इस तरह से निकल के आएगा कि दोनों में से हम लोग दो सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे, ऐसे 1 2 3 4, इसका लिख देंगे 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन क्या बोला है कि यहाँ पे बोला है कि कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन वंस, वंस मतलब केवल एक बार। तो सेट्स में हम जानते भी हैं कि सेट्स कभी रिपीट नहीं करते कोई नंबर, इसलिए हम 3 4 को छोड़ देते हैं। तो मेरा क्या क्या एलिमेंट्स हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा हमारा यूनियन की वैल्यू। आई बात समझ ना, ये हो जाएगा यूनियन की वैल्यू, ए यूनियन बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी, ठीक है। जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट है और बी के भी सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ए के भी सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट्स हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग यूनियन, ठीक है। चलिए इसको हम लिखते हैं मैथमेटिकली के रूप में। इसको मैथमेटिक्स के भाषा में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि x सच दैट x एलिमेंट ऑफ ए और x एलिमेंट ऑफ बी, और हम लिखते हैं या, ये ध्यान देना होता है आपको मैथमेटिकल डिनोशन इसका कि x सच दैट x एलिमेंट ऑफ ए और x एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि x या तो a का एलिमेंट है या b का एलिमेंट है, मतलब जो यूनियन है या तो a का एलिमेंट है या तो b का एलिमेंट है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 देखो ए का भी एलिमेंट है या बी का एलिमेंट है, 3 4 5 6, तो ये हमारा मैथमेटिकली ये इसका डिनोशन है। ए यूनियन बी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, और आपको ये याद रहना चाहिए क्योंकि हम लोग आगे जब जाते हैं तो इसी जो है डेफिनेशन के बेस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रूव करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमको डेफिनेशन याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा यूनियन। अब इसको हम लोग वेन डायग्राम से कैसे दिखाते हैं, तो देखिए वेन डायग्राम से हम इसको ऐसे दिखाएंगे, जैसे कि ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा और इसमें 2 हमारे ऐसे हो जाएंगे, सेट ए और सेट बी, ये कॉमन होता है हमारा। जैसे अगर इसको हम फिल करना चाहें तो ऐसे फिल करेंगे, पहले कॉमन देखेंगे, कॉमन 3 4 यहाँ फिल कर देंगे, फिर ए में 1 2 तो ये 1 2 यहाँ लिख लेंगे, इसमें 5 6 है तो 5 6 यहाँ लिख लेंगे, ऐसे फिल कर देंगे। तो ए का एलिमेंट देखो तो 1 2 3 4 हो जाएगा, बी का एलिमेंट क्या हो जाएगा 3 4 5 6 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सेट हो जाएगा सेट बी, और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। तो अब ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, इसको हम पूरा सेट कर देते हैं, ए के सारे एलिमेंट फिर बी के सारे एलिमेंट, इसी को हम पूरा सेट कर देते हैं, तो ये मिल जाता है हमारा ए यूनियन बी। ये हमारा है ए यूनियन बी का क्या है, वेन डायग्राम है, ठीक है ना। किसका है, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम, जिसके सारे एलिमेंट्स होंगे, ए के भी होंगे और बी के भी होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा यूनियन। आरे बात से बना, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए
ए इक्वल टू दिया जाए 1 3 5 7 और बी इक्वल टू दिया जाए 2 4 6 दिया जाए, तो ए यूनियन बी जब हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, इसके सारे एलिमेंट्स को मिला लेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे एलिमेंट्स मिला लेंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा ए यूनियन बी। ठीक है, तो था यूनियन बी। अब देख इस पे कुछ थ्योरम है, कुछ प्रॉपर्टी है, उसको हम देख लेते हैं क्या है। देख इसकी प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है यूनियन के बेस पे। जैसे पहली प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है बी यूनियन ए के, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन बी दोनों हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय नियम बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम बोलते हैं इसको। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन बी यूनियन सी करें या ए यूनियन बी यूनियन सी करें, यहां ब्रैकेट लगाएं तो ये दोनों हमारे इक्वल आते हैं, और इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं या एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, साचर नियम बोलते हैं इसको। ठीक है ना, ये साचर नियम है। ठीक है, इसके बाद से जो है कि थर्ड इसमें प्रॉपर्टी है कि अगर हम ए यूनियन फाई करें, ए यूनियन फाई के साथ करें, फाई मतलब खाली के साथ करें, तो क्या मिलेगा, हमें ए ही मिलेगा, तो हम इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ, तत्समक नियम बोलते हैं, यहां बोलते हैं लॉ ऑफ फाई। ठीक है ना, फाई का रूल, ठीक है, फाई का नियम, ये तीसरा नियम है। फोर्थ है कि अगर हम ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ करें, ए का यूनियन किसके साथ करें, यूनिवर्सल सेट के साथ करें, तो एब्सोल्यूट क्या मिलेगा, हमें यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में क्या होते हैं, ए यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट होता है हमारा, सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे, तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ यूनियन, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये हम बोलते हैं इसको। और लास्ट प्रॉपर्टी है कि ए का यूनियन हम ए के साथ करें, तो क्या मिलेगा, ए का यूनियन हम ए के साथ ही बोलें, तो हम क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे कि ए ही मिलेगा, इसको हम बोलते हैं आइडोपेटेंट लॉ, आइडोपेटेंट लॉ बोलते हैं इसको। ठीक है ना, वर्गसम नियम बोलते हैं इसको, हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको वर्गसम नियम, आइडोपेटेंट लॉ। ठीक है, तो ये हमारे यूनियन के बेस पे कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक है, यूनियन समझ में आ गया ना, कि ऐसा सेट होता है जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट होंगे और बी के भी सारे एलिमेंट होंगे, यानी कि दोनों को मिला के एक सेट में लिख देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं यूनियन। और इसको हम दिखाते हैं ऐसे, ए यूनियन बी से, और इसको हम पढ़ते हैं यूनियन, क्या पढ़ते हैं, यूनियन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आसान सा टॉपिक है यूनियन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको हमको प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। जैसे एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3 है और बी इज इक्वल टू अगर हमने लिया 3 4 5, तो अगर हम ए यूनियन बी निकालते हैं, तो ये हमारा होता है ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 होता है, और बी यूनियन ए फाइंड करना चाहे हम लोग, तो फिर वही बात होगा, 3 4 5 पहले हो जाएगा और 1 2 3 बाद में होगा, तो 1 2 लिखेंगे, 3 बाद में, 3 कॉमन लिखेंगे नहीं। तो हम जानते हैं ना, सेट्स में आर्डर कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, सेट में कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 3 4 5 1 2 को हम आर्डर में लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, सेट्स इक्वल आ जाएंगे, और ये मेरा प्रूफ हो जाएगा। इस तरह से हम ए और बी का कोई भी एग्जांपल लेके इसको हम दिखा सकते हैं, या चाहे तो इसको हम वेन डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना, वेन डायग्राम में दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे, तो हम दिखा देंगे कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो था हमारा कम्यूटेटिव लॉ। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद जो है, तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए अगली जो है ऑपरेशन हमारा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, जिसको बोलते हैं समुच्चयों के सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, यानी कि ऐसे दो सेट्स में से एक ऐसा सेट निकल के आता है जो दोनों में कॉमन होता है। क्या होता है, दोनों से कॉमन होता है, उसी को बोलते हैं, वो होता है हमारा सर्वनिष्ठ होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होता है। दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है, उसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन। जैसे कि हमने डेफिनेशन दिया हुआ है, लेट ए एंड बी टू सेट्स, then the intersection of set A and set B is the set of elements which are common or both A and B.
दोनों में है तो कॉमन है तो ए और बी दोनों में हो, ठीक है। और इसको हम जनरली ए इंटरसेक्शन बी से दिखाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे ए इज इक्वल टू लेते हैं 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू ले लेते हैं 1 2 3 4 लेते हैं। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे तो क्या देखेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है 3 4 यहाँ भी है, 3 4 यहाँ भी, ये हमारा कॉमन 3 4 यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। देखिए इसको मैथमेटिकल रूप में ऐसे दिखाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ये यूनियन का उल्टा होता है। जैसे यूनियन को हम ऐसे दिखा रहे थे ना, इसी का उल्टा करते तो इंटरसेक्शन हो जाता है। जिसको हम मैथमेटिकल रूप में ऐसे दिखाते हैं कि x सच दैट x एलिमेंट ऑफ ए एंड x एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि या तो वो ए का एलिमेंट है और बी का एलिमेंट है, मतलब दोनों में होना चाहिए, ए में भी हो और बी में भी हो, ए में भी हो बी में भी हो, 3 4 3 4, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। आई बात समझ में ना। और इसका हम लोग वेन डायग्राम से इसको ऐसे दिखाते हैं, वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम हमने क्या बताया अभी आपको कि ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट होता है हमारा। तो कॉमन पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, तो कॉमन यहाँ 3 4 फिल कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमने 1 दोनों सेट सेम ले लिया है, तो यहाँ पे हम लोग 3 4 ऐसे ले रहे हैं, देखिए 3 4 5 6, तो 3 4 हमारा कॉमन हो जाएगा ये। तो 1 2 3 4 हो गया, 3 4 5 6 यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 4 कॉमन हो गया, तो कॉमन पे हम दिखाते हैं, यही मेरा इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का ये वेन डायग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। ये बीच वाले को हम फिल कर देंगे, क्लियर है बात में। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ए में हो और बी में हो, मतलब दोनों में होने चाहिए, उसी को बोलते हैं कॉमन एलिमेंट बोलते हैं। तो जैसे 3 4 यहाँ भी, 3 4 यहाँ भी है, तो इसी को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3 4, ठीक है, कॉमन एलिमेंट। जैसे कि अगर बोला जाए एक एग्जांपल, ए इज इक्वल टू 1 3 5, बी इज इक्वल टू 3 4 6। अब यहाँ पे पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो देखिए यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी जो मेरा निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा कि दोनों में देखेंगे कॉमन, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। यहाँ पे 1 3 5 है, 2 4 6 कॉमन कुछ नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन 5 हो जाएगा, कुछ नहीं मतलब खाली 5 हो जाएगा। और इसी को हम लोग एक सेट का नाम देते हैं जिसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट भी बोलते हैं। टाइप ऑफ सेट्स में होता है डिसजॉइंट सेट्स, इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं, असंयुक्त समुच्चय। यानी कि कभी भी दो सेट्स का अगर इंटरसेक्शन हम फाइंड करें और उनका इंटरसेक्शन क्या आ जाए, 5 आ जाए, तो हम बोलते हैं कि वो हमारा डिसजॉइंट सेट है, असंयुक्त समुच्चय है, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने इसको बता भी दिया है कि अगर इंटरसेक्शन कॉमन आएगा तो हम बोलते हैं क्या है, वो डिसजॉइंट सेट है। और इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो इसको कैसे दिखाते हैं, ये सेट अलग है, ये सेट अलग है, यानी कि ए है बी है, इसमें कोई कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो क्या ये डिसजॉइंट सेट्स है। यानी कि अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 1 3 5 पे फिल कर देंगे, यहाँ पे 2 4 6 फिल कर देंगे, ये हमारा डिसजॉइंट सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस पे देखते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है उसको हम देख लेते हैं। जैसे इसमें प्रॉपर्टी है, जैसे कि प्रॉपर्टी नंबर 1 भाई कंप्यूटर लॉ। कंप्यूटर लॉ मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन अगर फाइंड करेंगे हम लोग, पहला प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है बी इंटरसेक्शन ए के। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है, पहली प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं कंप्यूटर लॉ। फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करें, पहले यहाँ इंटरसेक्शन निकाल लें और ए इंटरसेक्शन बी ऐसे करके, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, अभी हमने बताया ना। तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम लोग ए का इंटरसेक्शन ए में ही करें तो ए ही मिलेगा हमें, ठीक है ना। इसको बोलते हैं वर्कसन नियम, आइडेंटिफाइंग लॉ बोलते हैं इसको, ठीक है। और चौथी जो प्रॉपर्टी है, ए का इंटरसेक्शन हम यूनिवर्सल के साथ करेंगे तो ए ही मिलेगा, यहाँ पे यू यूनिवर्सल के साथ करेंगे तो यूनिवर्सल और ए का कॉमन ए ही आ जाएगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। और पांचवा रूल इसका है कि ए इंटरसेक्शन 5 करेंगे, मतलब ए का 5 के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5 ही मिलेगा, क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ 5 बोलते हैं, क्लियर है, ये रूल हमारा। अब इसमें एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं बंटर नियम बोलते हैं या वितरण नियम बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं वितरण नियम, वितरण नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। जैसे कि क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर करें हम लोग, तो ये ए इंटरसेक्शन जा करके ऐसे हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये दो पार्ट में बढ़ जाता है अलग अलग। ठीक है, जैसा ना वितरित हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पहले में अलग दूसरे में अलग हो गया। इसी तरह ए यूनियन निकाले हम लोग बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ऐसे निकाले तो भी ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए यूनियन बी और बीच में हो जाएगा इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, दोनों रूल हमारा है फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, यूनियन के साथ भी और इंटरसेक्शन के साथ भी। उल्टा होता है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे यूनियन तो क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अभी हम लोग इसमें क्वेश्चन में बहुत सारे देखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉपर्टी किसके लिए, इंटरसेक्शन के लिए। क्लियर है। अब एक सेट और है डिफरेंस ऑफ सेट्स, उसको भी देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, फिर हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज। देखिए दो समुच्चयों का डिफरेंस को क्या होता है हमारा, कि दो समुच्चयों का डिफरेंस एक ऐसा सेट मिलता हमें जिसमें ए का एलिमेंट तो होता है लेकिन बी का एलिमेंट नहीं होता है। देखिए इसके डेफिनेशन से ही, सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट डज नॉट बिलोंग टू बी। और इसको हम लोग मैथमेटिकली भाषा में ए माइनस बी ऐसे लिखते भी हैं कि एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए का एलिमेंट तो है बट बी का एलिमेंट नहीं है। जैसे कि ऐसे, जैसे ए हमने मान लिया 1 2 3 4 और बी हमने लिख लिया 3 4 5 6। तो अगर हमें ए माइनस बी फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी जब फाइंड करेंगे तो 1 2 3 4 ये ए हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा 3 4 5 6 हो जाएगा। और जब माइनस करेंगे तो देखिए कॉमन एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 2, यानी क्या बोल रहा है, केवल बोल रहा है कि बिलोंग्स टू ए नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी कि जो बचेगा, जो ए माइनस बी में हमारा आएगा वो ए का ही एलिमेंट केवल होगा, बी का एलिमेंट नहीं होगा। जैसे बी में बच रहा है 5 6 हमारा, तो बी के एलिमेंट को हम नहीं लेंगे, किसको लेंगे, केवल ए के एलिमेंट में जो बचेगा, जैसे 1 2। ठीक है ना। लेकिन अगर यहीं पे हमें बी माइनस ए फाइंड करना रहेगा, ये तो ए माइनस बी था कि ए के एलिमेंट रहेंगे बी के नहीं रहेंगे, तो जब बी माइनस ए एलिमेंट फाइंड करना रहेगा तो बी माइनस ए का वही उल्टा हो जाएगा कि सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बी, यानी कि बी के एलिमेंट तो हो बट ए के एलिमेंट ना हो, उसको बोलेंगे बी माइनस ए। बी माइनस ए निकालना रहेगा तो 3 4 5 6 में से 3 4 कॉमन तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 5 6 बचेगा। ठीक है ना, क्या बचेगा, 5 6 बचेगा बी माइनस ए, यानी कि पहले वाले बी के एलिमेंट बचेंगे, तो बी के एलिमेंट क्या बचेंगे, 5 6 बचेगा, 3 4 कट जाएगा। ठीक है ना, तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ बी बट नॉट एलिमेंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा होता है सब, इसका जो है डिफरेंस होता है। और इसीलिए ये कम्प्यूटर लॉ को फॉलो भी नहीं करता, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस होता है। देखो दोनों सेट हमारे इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस है। इसको हम लोग मैथमेटिकल भाषा में ऐसे लिखते हैं, ए माइनस बी एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ बी। अगर इसी को हम बी माइनस ए लिखेंगे, अगर बी माइनस ए लिखेंगे इसको, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए, यानी बी का एलिमेंट तो रहेगा, ए का एलिमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, और इसको हम लोग वेन डायग्राम से कैसे दिखाते हैं, इसको वेन डायग्राम से कैसे दिखाते हैं, तो यूनिवर्सल सेट हमारा है, ये ए है ये बी है, तो क्या रहेगा, केवल ए के ही एलिमेंट रहेंगे हमारे, ये है हमारा केवल ए माइनस बी का सेट। और बी माइनस ए निकालना चाहे हम लोग, बी माइनस ए है बी है, तो केवल बी का एलिमेंट रहेगा, ए का एलिमेंट नहीं रहेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं बी माइनस ए। ठीक है, और अगर पूछा जाए ए माइनस बी और बी माइनस ए में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है इन दोनों लोगों का, तो इन दोनों लोगों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, कुछ कॉमन मिलेगा, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो बोलेंगे इसका क्या होता है, फाई, यानी कि बोलेंगे दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। क्या है, डिसजॉइंट सेट है ये। अरे बात समझ ना, तो ये था हमारा डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस की प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता है, ना तो कम्प्यूटर लॉ को ना तो एसएससी लॉ को। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इस पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं और इसी के बेस पे हमारा एक्सरसाइज है 1.4। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं,
दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 3 4 5, c इज इक्वल टू 4 5 6 7, और कह रहा है कि आपको फाइंड करना है a यूनियन b इंटरसेक्शन c, a माइनस c, ये सब दिया हुआ है। तो देखिए a यूनियन b फाइंड करेंगे तो a यूनियन b हमने बताया ना कि इन दोनों को मिला के लिख देंगे 1 2 3 4 5, और जो डबल है उसको हम सिंगल एक बार लिखेंगे केवल, निकल गया यूनियन b हमारा। अब यहाँ बोल रहा है a यूनियन b इंटरसेक्शन c, यानी कि a यूनियन b जो निकाला गया है उसमें से c के साथ इंटरसेक्शन करो। तो c के साथ जब इंटरसेक्शन करेंगे इसका इसके साथ इंटरसेक्शन, तो 4 5 4 5 कॉमन केवल है, तो इसका 4 5 हो जाएगा, यानी कि a यूनियन b निकाल लिए। अब इसका इंटरसेक्शन c के साथ करेंगे तो 4 5 कॉमन हो जाएगा हमारा। a माइनस c लेना है, तो a माइनस c में क्या होगा, a का एलिमेंट बचेगा उसको लिखेंगे, c का एलिमेंट नहीं लिखेंगे। तो देखो पहले कॉमन लिखेंगे 1 2 3 4 4 4 4 कॉमन, तो 4 4 4 से कट हो गया। अब a में जो बचेगा उसको लिख देंगे 1 2 3, b c में बचेगा उसको हम नहीं लिखेंगे, केवल एक एलिमेंट को लिखते हैं, तो एक एलिमेंट हो गया 1 2 3, ठीक। अब चलिए इसमें आते हैं, उसमें दिया हुआ है a इंटरसेक्शन b यूनियन c। तो सबसे पहले हम a इंटरसेक्शन b यहाँ के अंदर फाइंड कर लेते हैं। क्या आएगा इंटरसेक्शन b, तो a और b का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन तो 3 4 यहाँ भी है, 3 4 यहाँ भी है, तो 3 4 हो जाएगा। अब हमें यूनियन करना है किसके साथ, c के साथ, c के साथ यूनियन कर देना है, तो इन दोनों को मिला कर लिख देना है। तो मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 4 5 6 एंड 7, ये हो जाएगा। अब निकालेंगे b इंटरसेक्शन c, b और c का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, तो कॉमन क्या हो जाएगा 3 4 5 है, यहाँ 4 5 6 है, कॉमन क्या है 4 5 दोनों में है, ये हो जाएगा हमारा 4 5, ठीक है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं इसके बाद अपना एक्सरसाइज 1.4।